हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ ये वीडियोस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। दिस इज़ द मॉडर्न इंडिया पार्ट एंड स्पेक्ट्रम को मैं अपना बेस बना रहा हूँ ताकि आप लोग का जो भी बेसिक है इन मॉडर्न इंडिया का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली स्पेक्ट्रम का ये नया वॉल्यूम है, दिस इज़ द न्यू वॉल्यूम ऑफ स्पेक्ट्रम जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मैं पूरी तन्मयता के साथ हर बेसिक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका काम इतना रहेगा कि आप प्लीज़ डू शेयर इट एंड डू लाइक इट। स्टार्ट करेंगे आज की यूनिट के साथ। इसके पहले बता दूं यूनिट 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 3 to 5 है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बहुत ही बेसिक बात करेंगे, पोर्चुगीज़ किस तरीके से आए एंड क्या कंडीशंस थी कि ब्रिटिशर्स को आना पड़ा या फॉरेनर्स को आना पड़ा या डेनमार्क से आना पड़ा या डच से आना पड़ा, क्या रीज़न था, और कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको याद रखने, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि क्यों ऐसा हुआ कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज जो हैं वो शुरू हो गई। स्पेसिफिकली जो सी रूट्स थे वो क्यों डिस्कवर होना शुरू हुए। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो वाटरशेड ईयर है, आप लोग को जो ईयर याद भी रखना है वो है 1453। 1453 में ऐसा क्या हुआ, 1453 में एक्चुअली में कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल उसको बोलते हैं। मतलब जो ऑटोमन एम्पायर था, जो ऑटोमन टर्क्स जो थे, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, टर्की वाला जो रीजन था, कॉन्स्टेंटिनोपल का वो रीजन था, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अब एक्चुअली वो रीजन ऐसा है कि जो वेस्ट को इस ईस्ट वाले पार्ट से जोड़ता है, यानी कि जो फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स वाला मेजर पार्ट है उसको इंडिया और इस इधर के रीजन से जोड़ने का काम इसी रीजन का है। मतलब लैंड रूट्स पूरी की पूरी अरब्स ने अपने कंट्रोल में कर ली। ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, इट वाज द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एज वेल। जो न्यू रोमन एम्पायर था उसका भी फॉल माना जाता है ना। डार्क एरा चल रहा था यूरोप में ऑलरेडी। आप सबको पता है कि चर्चेस कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, इसको डार्क एजेस बोलते हैं हम यूरोपियन हिस्ट्री का। एंड इसके बाद फिर रेनासा और ये सब स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली में इनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी, रेनासा इसीलिए हुआ या ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज इसीलिए हुई क्योंकि इट वाज एक्चुअली अ डिस्कनेक्ट बिकॉज ऑफ द अरब्स। देयर वाज अ डिस्कनेक्ट। और ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है फिर 1453, इसके बाद तो समझ लो अरब्स ने, यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर था, उसने एक तरीके से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी आपके यूरोपियन एम्पायर के लिए। अब यूरोप को पता था कि अगर उनको डेवलप होना है, लैंड रूट्स ये पूरी कवर कर चुके थे, लैंड रूट्स में इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इनको ये समझ में आ गया कि अब हमको दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे एंड सेकंड अल्टरनेटिव वाज द सी रूट। यही रीज़न है कि 1453 के बाद इन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करना शुरू किया और सी रूट्स जो हैं वो ढूंढने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है ना। तो अब 1453 का टाइम पीरियड, इसलिए अगर आप देखो तो जो यूरोपियंस का आना है, वास्को डिगामा का भी आना है तो 1498 में हुआ है ना। ऑब्वियस सी बात है 1453 के बाद। तो ये रीजन है कि क्यों 1453 के बाद ही ये सब लोग जगे और क्यों ऐसा हुआ कि इन्होंने इस तरीके से डिस्कवरीज करना शुरू किया, रूट्स निकालने शुरू किए। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि करके कि क्या किस तरीके से आए। सबसे पहले जो आने वाली एंटिटी थी वो थी ऑब्वियसली बात है पोर्चुगीज। पोर्चुगीज उस समय मिलिट्री जो नेवल पावर है उसमें बहुत ज़्यादा आगे थे पोर्चुगीज, एंड दैट इज द रीजन वाई दे वर वन ऑफ द फर्स्ट टू अप्रोच दिस वर्ल्ड, है ना। इस तरफ आने वाले वो पहले इसीलिए भी थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आगे थे ऑलरेडी। जो नेवल पावर थी उसमें सुप्रीमेसी वो कर चुके थे, है ना। एंड हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है नेविगेटर का। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल जिनको हम कहते हैं, तो उनको कहा जाता था द नेविगेटर। एंड उन्होंने स्टार्ट किया था इस तरीके से डिस्कवरीज करना और ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट करने की बात हेनरी द नेविगेटर ने की थी। तो याद रखेगा हेनरी द नेविगेटर ही वाज फ्रॉम पुर्तगाल ओनली, यानी पोर्चुगल के ही थे। और इन्होंने शुरुआत की, एक तरीके से कहना चाहिए, जो सी रूट्स थे इनको ढूंढने की कोशिश की थी। ठीक है ना। एंड वो मुस्लिम डोमिनेशन को, इस्लामिक डोमिनेशन को खत्म करना चाहते थे बाय गेटिंग अ सुप्रीमेसी ऑफ द नेवल पावर्स। नेवल पावर की सुप्रीमेसी से वो अरब्स की जो सुप्रीमेसी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपको थोड़ा सा बता दिया, हेनरी द नेविगेटर मैंने आपको बता दिया। अब हुआ क्या, 1497 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। याद रखेगा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस
एक्चुअली में 1494 में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, और ये पोर्चुगल और स्पेन के बीच में हुई थी। याद रखिएगा किसके किसके बीच में, पोर्चुगल और स्पेन के बीच में हुई थी। और इसने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई अटलांटिक ओशन से, और ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस जो थी 1494 की ट्रीटी थी, इसने ये कहा कि जो वो लाइन है उस लाइन के ईस्ट जितनी भी टेरिटरी है, उस लाइन के ईस्ट जितनी भी टेरिटरी है वो पोर्चुगल ऑक्यूपाई करेगा, और उस लाइन के वेस्ट जितनी भी टेरिटरी है वो स्पेन ऑक्यूपाई करेगा। यही रीजन है कि पोर्चुगीज जो है वो इंडिया वाले पार्ट में आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अटलांटिक से अगर आप एक लाइन बनाएं तो उसके ईस्टर्न पार्ट पे इंडिया लाई करेगा। एंड ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस जो था उसने ऑलरेडी ये कह दिया था कि जितने भी चीजें इस लाइन के ईस्ट में लाई करेंगी वो पोर्चुगल के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो 1487 के बाद ये सब स्टार्ट हुआ, और 1494 की ये ट्रीटी थी, जिसके बाद 1497 में एक्चुअल में स्टार्ट होता है वोएज इंडिया की तरफ का, ठीक है ना। 1497 में स्टार्ट हुआ, और फाइनली 11 महीनों के आसपास का एक्सपीडिशन हुआ, एंड वास्को डिगामा में 1498 को कहां आते हैं, कैलिकट पे आता है, ठीक है ना। वास्को डिगामा कहां पे आता है, कैलिकट में आता है। 1498 का साल था, और इसको लेड किसने किया था, देयर वाज अ गुजराती पायलट इन दैट, अब्दुल माजिद नाम का, याद रखेगा अब्दुल माजिद नाम का, देयर वाज अ गुजराती पायलट इन दैट, जिसने वास्को डिगामा को लेड किया। मई 1498 में 1498 में वो कहां पर आता है, कैलिकट में आता है। एंड उसका स्वागत कौन करता है, तो वहां पे कैलिकट का हिंदू रूलर था जेमुरिन। रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल। जो रूलर था उसका नाम था जेमुरिन, एंड उसको समुथिरी भी कहा जाता था, समुथिरी भी कहा जाता था। जेमुरिन वॉज द पर्सन जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया 1498 में। कहानी की तरह सुनो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। अपन आज पोर्चुगीज की बात करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे, लेकिन मेजरली आज हम पोर्चुगीज की बात करते हैं। जैसे स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा आपको फेडअप नहीं करूंगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग समझिए एक एक बात। तो वास्को डिगामा 1498 में मई 1498 में आते हैं कैलिकट में, जिनका स्वागत हिंदू रूलर जेमुरिन ने किया, समुथिरी भी कहा जाता था उनको। एंड इसको लेके कौन आया था वास्को डिगामा को, तो अब्दुल माजिद नाम का पायलट था फ्रॉम गुजरात, ही टुक दिस वॉयज, है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमने देखा कि वास्को डिगामा के बाद, वास्को डिगामा दो बार आता है एक्चुअली में। वास्को डिगामा यहां आता है, उसके बाद बहुत सारा सामान यहां से लेके जाता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, मतलब उसमें बहुत उसको प्रॉफिट होता है। एंड इसी कारण से वो दोबारा 1501 में वो आता है, और सोचता है कि जेमुरिन से वो अरब मर्चेंट्स को हटा करके पोर्चुगीज मर्चेंट्स को पूरा का पूरा ट्रेड मिल जाए, तो ये वो कोशिश करता है। लेकिन जेमुरिन ने उसकी ये चीज डिक्लाइन कर दी। ये भी आप याद रखेंगे कि जेमुरिन ने उसकी ये चीज डिक्लाइन कर दी थी। वास्को डिगामा दोबारा 1501 में, तो अगर कोई आपसे ये पूछे, यूपीएससी सपोज करो कल को आपसे पूछता है कि वास्को डिगामा ओनली केम वंस इन इंडिया, तो ये गलत है। अगर वो बोले कि वास्को डिगामा अगेन केम टू इंडिया इन 1501, तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये थोड़े से फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे जो यूपीएससी क्वेश्चन बना करके पूछ भी सकता है। जेमुरिन का जरूर याद रखना, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वास्को डिगामा जब आया, उसके बाद वास्को डिगामा ने कन्नानौर नाम की जगह है, कन्नानौर, आप लोगों के लिए सवाल ये रहेगा कि कन्नानौर कहां पर है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। ये मैंने जिसको हाईलाइट किया ना वो कन्नानौर, आप बताइएगा कौन सी जगह पर है। कन्नानौर में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की, वास्को डिगामा सेटअप, ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नानौर। उसके बाद कैलिकट, कन्नानौर, कोचीन, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे जो कि पोर्चुगीज के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे। कौन कौन से, कैलिकट, कन्नानौर एंड कोचीन, ठीक है ना। इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा को किंग ऑफ पोर्चुगल ने अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर इन इंडिया, ठीक है ना। गवर्नर इन इंडिया अपॉइंट किया, 3 साल का टर्म दिया, एंड इक्विप्ड द इनकम्बेंट विद सफिशिएंट फोर्सेस टू प्रोटेक्ट द पोर्चुगीज इंटरेस्ट, मतलब कि खूब सारी पावर के साथ उसको गवर्नर बना दिया गया। एंड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो नया गवर्नर बना इंडिया का। 3 साल का टर्म उसको स्टार्टिंग में दिया गया था, 1505 में उसको बनाया गया था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी में बताता हूं, जिसको बोलते हैं द ब्लू वाटर
पॉलिसी। लिख लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक बहुत ही फेमस पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और अल्मीडा ने यह कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हमको अपनी नेवल सुप्रीमेसी को इंक्रीज करना है, हमको अपनी वाटर में स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वाटर में हमको अपनी पावर को बढ़ाना है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे स्टार्टेड दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम मास्टर बनेंगे इंडियन ओशियन रीजन के, वी विल बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ये आपको याद रखना है। एंड ये जो पॉलिसी है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसने कहा कि हम अपनी सुप्रीमेसी सी में रखेंगे, इंडियन ओशन वाले रीजन में रखेंगे। एंड इस पॉलिसी को रिवर्स करने, फिर रिवर्स कौन करता है, तो अल्मीडा के बाद जो एक गवर्नर आते हैं जिनका नाम है क्या, अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के आने के बाद ये पॉलिसी फिर रिवर्स होती है। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में गवर्नर बनता है एंड उसके द्वारा स्टार्ट की जाने वाली पॉलिसी, इसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब अल्मीडा के बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने सक्सीड किया किसको, अल्मीडा को सक्सीड किया। और इसने ऑब्वियस सी बात है ब्लू वाटर पॉलिसी को रिवर्स किया, मतलब कि इसने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ना केवल वाटर में बनाने की कोशिश की बल्कि टेरिटोरियल भी, यानी कि लैंड के थ्रू भी इसने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश की। अब इसने एक परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था। याद रखेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्चुगीज के टाइम पे परमिट सिस्टम शिप्स के लिए, शिप बिल्डिंग सेंटर्स के लिए किसने स्टार्ट किया था, तो अल्बुकर्क था जिसने कि इंट्रोड्यूस किया था परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग पूरी इंडस्ट्री कंट्रोल कर रहा था अल्बुकर्क, साथ ही साथ परमिट सिस्टम उसने दूसरे कंट्रीज के जितने दूसरे शिप्स थे उनको, उनके ऊपर एक परमिट सिस्टम लगा दिया जिसमें आपको परमिट लेना पड़ता है अगर आपको शिप लेके जाना है या लेकर आना है तो, ठीक है ना। इसके अलावा अल्बुकर्क ने गोवा को एक्वायर किया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को 1510 में एक्वायर किया था अल्बुकर्क ने। दैट इज द क्वेश्चन। ये यूपीएससी भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट भी आ सकता है। ऐसे स्टेटमेंट में वो दे देंगे कि अल्मीडा ने किया था। अब बहुत ज्यादा अगर आपको फैक्ट नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको याद रखना है कि अल्बुकर्क ने 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक्वायर किया था गोवा। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो प्रिंसिपल पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजापुर का, इट बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये जो सुल्तान ऑफ बीजापुर का पोर्ट था जिसको एक्वायर किया था अल्बुकर्क ने, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद पहला ऐसा पार्ट ऑफ लैंड था जो कि यूरोपियंस ने कंट्रोल किया था। इसके अलावा अल्बुकर्क के रिजीम का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एबोलिशन ऑफ सती। इसको याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अल्बुकर्क के टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये है कि ही एबॉलिश्ड द सती सिस्टम एज वेल। इसको भी आप याद रखिएगा, हिज रूल वाज नोन फॉर एबोलिशन ऑफ सती। तो ये फैक्ट आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, लिख लेना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट गवर्नर था जिसका नाम था नीनो डा कुन्हा। नीनो डा कुन्हा जो था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये था कि ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अगर आपको नीनो डा कुन्हा का रोल याद रखना है तो नीनो डा कुन्हा पोर्चुगीज में केवल इतना रोल था कि इन्होंने क्या किया था, हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। कोचीन से गोवा किया था इसने, हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और आपको याद रखनी है, 1542 में हुई, 1442 में हुई। वो चीज ये थी कि 1442 में इंडिया में सेंट फ्रांसिस जेवियर आते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो आते हैं उन्होंने लगभग 7 लाख से ज्यादा कन्वर्जन्स किए थे ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी टू क्रिश्चियनिटी। 7 लाख से ज्यादा कन्वर्जन्स किए थे, किसने किए थे, सेंट जेवियर फ्रांसिस ने, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने 7 लाख से ज्यादा कन्वर्जन किए थे 1542, यानी कि 1542 में वो इंडिया में आता है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि क्या फेवरेबल कंडीशंस थी जिसके कारण पोर्चुगीज इंडिया में इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए। इसका रीजन ये था कि इंडिया के
जो पार्ट्स थे, जैसे कि आप नदन पार्ट को ले लो या डेक्कन पार्ट को ले लो या बहमनी किंगडम को ले लो, इट वर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉलर किंगडम, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना। एंड दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि क्यों इतना ज्यादा इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सका। दूसरी चीज, किसी भी पावर के पास उस समय नेवल सुप्रीमेसी नहीं थी, और जो ये आपके पोर्चुगीज थे, दे वर वेरी मच वेल वर्स्ड इन द नेवल सुप्रीमेसी, बहुत ज्यादा नेवल पावर थी इनके पास। एंड दैट वाज अनदर रीजन कि क्यों ये लोग एक्वायर कर पाए इस रीजन को, क्यों बहुत जल्दी ये लोग जीत पाए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। जैसे कि मैंने बताया कि 1542 फ्रांसिस जेवियर केम टू इंडिया, ही अलोन कन्वर्टेड 7 लाख मेंबर्स फ्रॉम द फिशरमैन कम्युनिटी टू क्रिश्चियनिटी। तो ये भी आप फैक्ट है जो कि याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पोर्चुगीज ने अपने कुछ और मिलिट्री पोस्ट स्टैब्लिश किए, जिनमें सैनथोम आता है। सैनथोम क्या है? इट इज चेन्नई, एंड दूसरा है नागपट्टिनम विच इज इन तमिलनाडु। ये दोनों जगह याद रखिएगा। सैनथोम, अगर सैनथोम कोई पूछे तो ये पोर्चुगीज मिलिट्री पोस्ट थी एक्चुअली, जो कि कहां सेटअप की गई थी? ये चेन्नई में सेटअप की गई थी सैनथोम। और नागपट्टिनम जो है दैट वाज एक्चुअली इन तमिलनाडु, यहां भी इन्होंने अपना पावर डेवलप किया था। आपको थोड़ा मैं ऑर्डर अगर बताऊं कि कौन किस किस ऑर्डर में आया, तो सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज, आपको पता होना चाहिए, फिर आएंगे डच, उसके बाद आएंगे इंग्लिश, उसके बाद आएंगे डेन्स यानी कि डेनमार्क, एंड उसके बाद आएगा आपका फ्रांस। तो ये ऑर्डर है एक्चुअली में। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि फ्रांस एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी थी। अदरवाइज जितने बाकी चार मैंने नाम लिए, यानी कि पोर्चुगीज नाम ले लिया मैंने, आपको आई थिंक डच का नाम ले लिया मैंने, इंग्लैंड का नाम ले लिया मैंने, डेन्स यानी डेनमार्क का नाम ले लिया, ये सारे के सारे प्राइवेट थे। एकमात्र फ्रांस की जो कंपनी थी दैट वाज द पब्लिक सेक्टर कंपनी, और दैट वाज एक्चुअली द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये स्टार्टिंग है बेसिकली मॉडर्न इंडिया की, स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज द पार्ट फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। पोर्चुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन हम अगली क्लास से देखना शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक मैंने आज स्टार्ट किया है, बिल्कुल मेरे को पता है, और हो सकता है बहुत ज्यादा आपने आज हो सकता है कुछ लोगों ने नया भी सीखा हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम और डिटेल में देखेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्लीज डू लाइक अस, प्लीज डू शेयर अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।